तुम्हारा बाप मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो आप किसी का भी मर्डर कर दोगे। और आप कह रहे हो कि हम तो हत्या करेंगे, हम तो मर्डर करेंगे, हमें मर्डर करने का अधिकार है। वाह भाई वाह, आप तो जो है नफरत फैलाने चल दिए, आपको तो मर्डर का अधिकार चाहिए। नहीं चलेगा। सूरजपाल अम्मू और आपके जो बाप है ना नाजायज आका जो बैठे हुए हैं, आपका खट्टर और मोदी, उनको भी औकात दिखाई जाएगी। समय आने दो, समय पे सब चीज हो जाएगी। एक नफरती और दंगाई व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक जो है दल्ला रहा हुआ है, उसका नाम है सूरजपाल अम्मू। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसे ही लोगों के लिए जगह है? मैं सवाल करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मैं सवाल करना चाहता हूं अमित शाह से, क्या ऐसे आतंकवादी और दंगाई मानसिकता के लोगों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में जगह है? क्या उस नालायक चीफ मिनिस्टर को आपको लात मार करके बाहर नहीं निकालना चाहिए था, खट्टर को, जो ऐसी विषम परिस्थितियों में 50,000 आदमियों का जमावड़ा करवा रहा है? जो दुर्गति तुम्हारी बंगाल में हुई है ना, उससे 10 गुना ज्यादा दुर्गति इस उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप लोगों की होने वाली है। कि भाई आप नफरत नहीं फैला सकते। आपके बाप का संविधान बनाया हुआ नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। इस तरह की बातें अनर्गल बयान देकर के क्या आप राजपूतों के विरोध में कैसे बोल रहे हो? कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट बता सूरजपाल अन्ना, मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, जो रविकांत भारती ने जो है राजपूत के खिलाफ दिया हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। संजय गर्ग जयपुर से। आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ अभी हाल कुछ दिन पहले का एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें एक जिम ट्रेनर आसिफ नाम के एक व्यक्ति की हरियाणा में हत्या कर दी गई थी। कुछ 20-25 लोगों के द्वारा बड़ी नृशंस तरीके से, बड़ी निर्ममता से, निर्दयता से उसकी हत्या कर दी गई थी। और जो वहां पे चश्मदीद थे, जिन्होंने उस घटनाक्रम को देखा, उनको भी पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। उन लोगों ने बहुत दर्दनाक तरीके से जो है ये घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने भी बड़ी तत्परता दिखाते हुए लगभग 9 लोगों को तो तुरंत अरेस्ट कर लिया। बाकी के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम रख करके और उन्हें उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयास जारी है। टोटल 20-25 लोगों को उन्होंने, जिसमें से लगभग 14 लोगों को तो नामजद किया है, बाई नेम जो है उन्होंने FIR में रजिस्टर किया है, और बाकी और उसके 15-20 अन्य साथी थे। यानी पूरा भीड़ ने उसको, आसिफ को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों, यह घटना हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुई है, ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हुई है। लेकिन इसमें जो एक बड़ा सवाल उभर के आता है वो ये है कि हरियाणा में जहां धारा 144 लगी हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां पे कुछ लोग मिलकर के एक महापंचायत करते हैं और महापंचायत में लगभग कई हजार लोग, यानी 50,000 लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 10,000, 20,000, 40,000 लोगों का वहां पे जमावड़ा होता है और पूरा कार्यक्रम बड़े विधि विधान से वो संपन्न होता है, जो कि सरकार और प्रशासन की देखरेख में उस कार्यक्रम को पूरा अंजाम दिया जाता है। हरियाणा की खट्टर सरकार सवालों के घेरे में है कि ऐसे महात्रासदी के समय, कोरोना काल के समय, जहां एक ठेले वाला एक ठेला लेकर के घर से बाहर नहीं निकल सकता, जहां कोई दूध लेने जा रहा है एक थैला लेकर के कोई घर से निकल करके, तो उससे 36 बार पुलिस वाले सवाल करते हैं कि तू कहां जा रहा है। ऐसी स्थिति में 50,000 या 20,000 या 40,000 लोगों का जमावड़ा करके और एक महापंचायत को अंजाम देना जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि उस मीटिंग में, उस महापंचायत में एक नफरती और दंगाई व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक जो है दल्ला रहा हुआ है, उसका नाम है सूरजपाल अम्मू। वो वहां पर मंच से चीख चीख करके मुसलमानों को कोसता है, गालियां देता है और इस तरह के भड़काऊ बयान देता है कि अगर वो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे तो क्या हम उनकी हत्या भी ना करें। यह उसका बयान सार्वजनिक रूप से रिकॉर्डेड है और वीडियो में जो है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। वो व्यक्ति आज पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह का उसने भड़काऊ बयान दिया है। वो हमेशा जो है ऐसे भड़काऊ बयान देता है ताकि मीडिया में वो हमेशा बना रहे। कई लोगों की ये ख्वाहिश होती है, छपास की ख्वाहिश होती है, कई लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मैं मीडिया में बना रहूं, तो वो ऐसे अनर्गल बयान, बेलगाम बयान देता रहता है।
दोस्तों एक फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावत, आपको याद होगा। उस फिल्म के चलते हुए, उस फिल्म के निर्माण के समय भी उसने बहुत दंगे फसाद किए थे, उसने बड़े अनर्गल बयान दिए थे। उसने एक बयान यह भी दिया था कि दीपिका पादुकोण और संजय लीला बंसाली जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उसकी गर्दन काटने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। यह भी बयान उसका दर्ज है सोशल मीडिया पे, वो भी बयान उसका मिल जाएगा। तो भाई उसको क्या कानून पर भरोसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का वो प्यादा है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, उसको नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, उसको खट्टर पर भरोसा नहीं है, उसको देश की जुडिशरी पर भरोसा नहीं है, उसको देश की पुलिस प्रणाली पर भरोसा नहीं है। तो अगर भरोसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहा है? क्या उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता को या कभी प्रधानमंत्री को या कभी मुख्यमंत्री को कोई सुझाव दिए कि कानून व्यवस्था में यह परिवर्तन होना चाहिए ताकि हमारी जो है कोई भी अपराध करने वाला है, उसकी बहन बेटी का किसी ने कोई चित्र बनाया या कोई भी कमेंट किया तो उसको माकूल दंड मिल सके? ऐसा कोई सुझाव उसने दिया या हमेशा हथियारों के बल पे ही वो जो है अपने बयानबाजी करता रहता है? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में भी रहा हुआ हो तो कभी उसने, या वो सिर्फ अराजकता पे ही भरोसा करता है, सिर्फ तलवार की नोक पे ही भरोसा करता है? यस, वो तलवार की नोक पे ही भरोसा करता है। वो अपनी बात को आतंक के दम पे मनवाने का प्रयास करता है। और उसने खुल के कहा भी है कि जो अगर आपकी तलवार में दम है तो आपकी बात जो है ऊंची रहेगी, कानून कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे अराजक व्यक्ति जो खुलेआम सार्वजनिक मंचों से और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसे ही लोगों के लिए जगह है? मैं सवाल करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मैं सवाल करना चाहता हूं अमित शाह से, क्या ऐसे आतंकवादी और दंगाई मानसिकता के लोगों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में जगह है? क्या उस नालायक चीफ मिनिस्टर को आपको लात मार करके बाहर नहीं निकालना चाहिए था, खट्टर को, जो ऐसी विषम परिस्थितियों में 50,000 आदमियों का जमावड़ा करवा रहा है? क्या आपने एक बार भी, अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूं, जो जिसके ऊपर देश की जो है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसने क्या खट्टर से फोन करके पूछा कि आपने जमावड़ा क्यों करवाया, क्यों होने दिया? दोस्तों इसकी गहराई को आप समझिए, इसके पीछे की साजिश को आप समझने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कहता कि उसको अपनी बात करने का अधिकार नहीं है, लेकिन 50,000 का जमावड़ा करने का भी अधिकार नहीं है। अगर कानून जो है वहां पे देश में या उसके प्रदेश में धारा 144 लागू है या कानून की जो अपना कोरोना की जो प्रोटोकॉल लागू है, तो वहां पर इस तरह का जमावड़ा कैसे परमिशन दे दिया? मेरा सवाल इस बात का है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपको 50,000 आदमियों की भीड़ जुटाने की परमिशन देनी पड़ी? यह खट्टर साहब से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? यह नरेंद्र मोदी खट्टर से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? इसलिए नहीं पूछ रहा है कि यह सारा उनकी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। यह जो षड्यंत्र है, यह जो प्लान बनाया हुआ है, रणनीति का, उनकी यूपी चुनावों की रणनीति का एक हिस्सा है। इसलिए ये सूरजपाल का जो बयान है, सूरजपाल अम्मू जो अपना नाम बताता है, उसका ये बयान एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। उसको ये लिख करके दिया गया है। इनकी जो बीजेपी की आईटी सेल है, जो स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने उसको ये बयान लिख करके दिया है, क्योंकि बीजेपी का ही वो प्यादा है, बीजेपी का ही पालतू कुत्ता है वो। और उसको ये बयान ऊपर से लिख करके आया है कि आपको ये बोलना है, ताकि देखिए, समझिए, सिस्टम को समझिए। ये जहां भी चुनाव होते हैं उससे पहले ये दंगे की रणनीति बनाते हैं, उससे पहले हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की या अविश्वास पैदा करने की एक रणनीति बनाते हैं। आपने बंगाल में बहुत अच्छे से देखा, उन्होंने सीधा सीधा यही, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, जब आपके पास जिस चीज की एक्सपर्टाइज होती है, जिसमें महारत हासिल होती है, आप उसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तलवारबाज जो होता है कभी भी और चाकू छुरे का इस्तेमाल नहीं करता, वो तलवार लेकर के ही निकलता है, क्योंकि उसका हाथ तलवार पे बैठा हुआ होता है। जो रिवॉल्वर चलाना जानता है वो रिवॉल्वर ही लेके चलेगा, वो बंदूक हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि उसकी महारत रिवॉल्वर पे हासिल है। तो जंगे मैदान में अगर आप जाते हैं तो लाठी चलाने वाला लाठी पर भरोसा करता है, वो और किसी हथियार पर भरोसा नहीं करता है, वो अपनी लाठी पर भरोसा करता है। इसी तरह से बीजेपी जब भी चुनाव जंग में जाते हैं, चुनाव की जंग में जाते हैं, तो ये एक ही अपना हथियार लेके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत। क्योंकि अगर उस हिंदू मुस्लिम नफरत को एक ढंग से समाज में काबिज कर पाए या फैला पाए या दंगे करवा पाए, तो ये जानते हैं कि हमारी जीत निश्चित है।
ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि देश में 7 साल से चुनाव हो रहा है और हर चुनाव में ये लोग इसीलिए जीत पाते हैं कि इनका जो हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो चल जाता है, और हिंदू मूर्ख वोटर जो है 80-90% जो मूर्ख वोटर है वो इनके जो है उसमें जाल में फंस जाता है और उनको वोट कर देता है, और बाद में ठगा सा महसूस करता है। बाद में जरूर उसको अकल आ जाती है, लेकिन तब तक वो जो कहते हैं ना सांप निकल जाता है, फिर उसके बाद रेत पीटते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। अभी यूपी में 8 महीने चुनाव को रह गए हैं, बल्कि 7-8 चुनाव महीने जो है चुनाव के लिए रह गए, तो इनको अभी इन्होंने बंगाल में देखा कि बंगाल स्टेट में ही इन्होंने नफरत और दंगे करवाए, तो ये बंगाल में मुंह की खा करके आए, इसलिए इन्होंने तय कर रखा है कि यूपी में हम दंगे नहीं कराएंगे। यूपी की बजाय चाहे लक्षद्वीप में हमें नफरत फैलानी पड़े, दंगे कराने पड़े, बलवा करवाना पड़े, चाहे हमें हरियाणा में जो है दंगे करवाने पड़े, चाहे राजस्थान में हमें कुछ करना पड़े, या किसी भी स्टेट में, अन्य स्टेट में हमें नफरत दंगे करा करके और फिर उसका जो है इजाफा जो है यूपी में जो है करके और यूपी को ये काबिज करना चाहते हैं, और इनका कोई लक्ष्य नहीं है। अदरवाइज आप ये देखिए कि जो मीटिंग वहां पे महापंचायत हुई है, महापंचायत के अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष जी का नाम है, महापंचायत का जो अध्यक्ष जो है अरुण जेलदार साहब, महापंचायत की जो इन्होंने जो जिसमें सूरजपाल अम्मू ने जो नफरती बयान दिया है या घृणात्मक बयान दिया है, नकारात्मक जो बयान दिया है जो है, ऐसी उसी मीटिंग की जिस व्यक्ति ने अध्यक्षता की है, जिनका नाम है अरुण जेलदार जी, तो अरुण जेलदार जी ने बड़ी वाजिब बात कही और बड़ी जो है सकारात्मक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो निर्दोष लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। क्या गलत है भाई? इसका तो हम भी समर्थन करते हैं, इसका देश का बच्चा समर्थन करता है कि अगर किसी निर्दोष को पकड़ा गया है तो उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए, उसके बयान लिए जाए, उसकी तहकीकात की जाए, और अगर वो निर्दोष पाया जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। तो अरुण जेलदार जी की इस बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और इसका जो है इत्तेफाक करता हूं। और दूसरी बात क्या कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो दोषी हैं, यानी जिन्होंने उसकी वास्तव में हत्या की है, या जो भी उस आसिफ नाम के व्यक्ति, जिम ट्रेनर जो है, उसकी हत्या के जो व्यक्ति दोषी हैं, उनको सजा दी जाए। तो इसमें उन्होंने बड़ी साफ सुथरी बात कही और बड़े तरीके से और सलीके से उन्होंने बात की, जिसका मैं समझता हूं हिंदुस्तान की पूरी आवाम दिल से समर्थन करती है। लेकिन क्या सूरजपाल अम्मू के बयान का आप समर्थन करेंगे, जो जहां दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली की गर्दन काटने वाले को वो 10 करोड़ देता था, और उसके अलावा जो लड़का उसमें काम किया था रणवीर सिंह, उस पद्मावत फिल्म में रणवीर सिंह ने काम किया था, उसने भी जो है संजय लीला भंसाली के समर्थन में बयान दिया था। उसने कहा ये बयान वापस ले, नहीं तो तेरी टांग तोड़ देंगे हम। तो भैया तुम किसी की गर्दन काट दोगे, किसी की टांग तोड़ दोगे, है ना, और किसी को भी जो है आप कह रहे हो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, यानी हमको आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो भैया तुम्हारे बाप का देश है क्या? मैं उस सूरजपाल अम्मू से पूछना चाहता हूं, तेरे बाप का देश नहीं है, तेरे बाप के बाप का भी देश नहीं है, यह हिंदुस्तान की 135 करोड़ आवाम का देश है, समझे? और अपने जो तुम्हारे जिनके इशारे पे ही इस तरह की जो नफरती बयान दे रहे हो ना, उनको भी बोल देना कि यूपी चुनावों में उनका हश्र देख लेना, वो मुंह पर थप्पड़ खा करके वहां से नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, संजय गर्ग नाम है, मेरा नाम आप बदल देना अगर यूपी चुनावों में आप लोग पिट करके वहां से वापस ना आओ तो। जो दुर्गति तुम्हारी बंगाल में हुई है ना, उससे 10 गुना ज्यादा दुर्गति इस उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप लोगों की होने वाली है, क्योंकि नफरत का जो जहर है वो जनता ने चख लिया है, और चख करके उसको समझ लिया है कि ये कितना घातक है, ये मानवता के लिए घातक है, ये देश के लिए भी घातक है। आप धमका रहे हो एक रविकांत भारती, जो भाईचारे की मिसाल है, जिन्होंने सैकड़ों वीडियो मैंने उनके देखे, रविकांत भारती जो भदोई से हैं और यूपी के रहने वाले हैं, उनके मैंने सैकड़ों जो है वीडियो देखे हैं। उन्होंने साफ साफ इस मामले में आपको चेतावनी भी दी है कि भाई आप नफरत नहीं फैला सकते, आपके बाप का संविधान बनाया हुआ नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और अगर आप संविधान बनाते तो आप तो नफरती दंगे करवाते। तो जो संविधान है वो संविधान आपको ना तो नफरत फैलाने की इजाजत देता है, ना कि इस तरह का हथियार हाथ में लेकर के किसी की हत्या करने की इजाजत देता है। कानून पर भरोसा नहीं है तो कानून बदलने वाले बनिए, आप संसद में जाइए, आप विधानसभा में जाइए, वहां जाकर के कानून बदलिए, अपने अनुकूल कानून बनाइए। आप अगर अपराधी को सजा नहीं मिलती है तो आप कानून में बदलाव करिए। आप तलवार लेके कैसे किसी को धमका सकते हो?
ये हिंदुस्तान का तुम्हारे बाप का है या कोई जो है किसी को भी आप उठ करके और धमकाने निकल जाओगे? आप राजपूतों की आड़ लेकर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राजपूत मेरे जितने दोस्त हैं ना, उतने तो तुम्हारे समर्थक भी नहीं होंगे राजपूत। आप राजपूत कौम को बदनाम कर रहे हो इस तरह की बातें, अनर्गल बयान देकर के। क्या आप राजपूतों के विरोध में कैसे बोल रहे हो? कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट बता सूरजपाल अन्ना, मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, जो रविकांत भारती ने जो है राजपूत के खिलाफ दिया हो। राजपूतों को भड़काने का प्रयास कर रहे हो आप। इसमें कौन सा राजपूत के खिलाफ उसने बयान दिया जो है लोग जो है रविकांत भारती ने? मेरे को बताइए आप। उसका वीडियो मैंने पूरा देखा है। उसने सिर्फ सूरजपाल अम्मू को चेतावनी दी है कि इस तरह की नफरत वाला बयान मत करिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। क्या गलत किया है उसने? आप तो कह रहे हो हम तो मर्डर भी ना करें, आप तो मर्डर कर दोगे। आप, तुम्हारा बाप मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो आप किसी का भी मर्डर कर दोगे। किसने आपको हक दिया इस तरह की बात कहने का? आपको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था मिस्टर सूरजपाल अम्मू। आपको जेल से अगर जिंदगी भर अगर बाहर नहीं आना चाहिए था आपको। आप खुलेआम घूम रहे खट्टर की सरकार में। आप सोचते हो कि खट्टर की सरकार क्या अमर सरकार है? वो बदलेगा नहीं। जो नफरत और दंगे के लिए जो पूरे प्रदेश को आग में झोंक रहा है, खट्टर वो क्या दोबारा चुन करके आ जाएगा क्या? मैं राजपूत भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा और देश की जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे सूरजपाल अम्मू जैसे लोगों के मुंह मत लगिए आप। इसको अलग थलग करके इसकी औकात दिखाइए। ये जो राजपूत समाज की आड़ में घुस करके नफरत फैला रहा, भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा जो है लागू कर रहा है, उसको लागू मत होने दीजिए। मैं भी कट्टर हिंदू हूं, मैं भी हिंदू धर्म में भरोसा करता हूं, लेकिन ऐसे नफरती हिंदुओं के लिए मेरे धर्म में कोई जगह नहीं है। आप सीधे सीधे मुसलमान के खिलाफ भड़का रहे हो, पूरे समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हो। एक आपके अध्यक्ष थे जो महापंचायत की अध्यक्षता अरुण जी जेलदार साहब ने की थी, एक उनका बयान सुनिए और एक अपना बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा किसका क्या इरादा है। उनका इरादा, उन्होंने अरुण जेलदार जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया अपना इरादा कि दोषी को सजा होनी चाहिए और निर्दोषों को छोड़ दिया जाए। इसमें गलत क्या है? और आप कह रहे हो कि हम तो हत्या करेंगे, हम तो मर्डर करेंगे, हमें मर्डर करने का अधिकार है। वाह भाई वाह, आप तो जो है नफरत फैलाने चल दिए। आपको तो मर्डर का अधिकार चाहिए। नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है, आपको भी जो है आपकी औकात दिखाई जाएगी, आपको भी आपकी सही जगह पहुंचा जाएगा सूरजपाल अम्मू। और आपके जो बाप है ना नाजायज आका जो बैठे हुए हैं, आपका खट्टर और मोदी, उनको भी औकात दिखाई जाएगी। समय आने दो, समय पे सब चीज हो जाएगी, आप चिंता ना करें।